हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, ये आपका हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे कि पहले की 2 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। ठीक है, इसमें हम जो लेक्चर 3 है शुरू करेंगे टॉपिक सिंधु सभ्यता को। ठीक है, सिंधु सभ्यता। ओके, तो इसमें जो हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो आपको लाइन बाय लाइन हम पढ़ के बताएंगे। ठीक है, और जो लाइन जो डाटा इंपॉर्टेंट होगा वो आपको हम बोलेंगे तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, रेडियो कार्बन C14-14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ऊपर की ये सारी लाइनें कोई इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस हमें एग्जाम के लिए ये ध्यान देना है कि जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि सिंधु सभ्यता का मतलब जो है एरिया वो उसका आकार कैसा है। ठीक है, हो सकता है उसमें आपको मतलब गोल पूछ दे, ठीक है, चौकोर पूछ दे, त्रिभुज पूछ दे। ठीक है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो उसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये त्रिभुजाकार। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो खोजी गई है उसको वो हमें मिला है त्रिभुजाकार में। ठीक है, क्योंकि जो सिंधु नदी है हमारे भारत के पास, तो यहीं पे मिली है सब सभ्यता। ठीक है, तो वो ऐसे ही मिली है। ठीक है, कुछ स्थल यहाँ पे, कुछ स्थल यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसको जब हम लोग बनाया गया आकार तो ये बना त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए उसके बाद नोट, तिथि निर्धारण के कार्बन 14C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, तो हमें ये इसका विश्लेषण नहीं जानना है, बस हमें ये जानना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको हिस्ट्री में नहीं बट ठीक है जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है कि कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 के खोज किसने की थी। ठीक है, तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा B.F. लीवी। ठीक है, B.F. लीवी। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले लाइन पे। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, और किस सन में, 1921 में। ठीक है, चलिए अगला लाइन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक ये भी जरूरी नहीं है, बस आपको क्या जानना है कि सिंधु सभ्यता को कौन सा युग कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन में आ जाएगा कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेटिनम कुछ भी दे सकता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता को रखा गया है कांस्य युग में, यानी कि ब्रोंज युग में। ठीक है, तो ब्रोंज वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है। सर जॉन मार्शल, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। ठीक है, ये बस पढ़ने के लिए है, एग्जाम में यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक, ये लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेडोर, ठीक है, बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल हिड्डन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरास्थल, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या निकलेगा वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि मतलब सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल, ठीक है, सुतका गेडोर, ठीक है, सुतका गेडोर, ठीक है, वो किस नदी के किनारे है। ठीक है, ये स्थल के बारे में पूछ देगा कि वो किस नदी के किनारे है, तो आपको उत्तर कौन से लगाना है। उसमें और भी नदियाँ का नाम होगा, तो सही उत्तर होगा दास्क नदी। ठीक है, कौन सी नदी, दास्क नदी, सुतका गेडोर। ठीक है, उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है कि आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है आलमगीरपुर, वो किस नदी के किनारे है, तो वो होगा हिड्डन नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पे है, हिड्डन नदी के किनारे। ठीक है,
और हाँ, यूपी का कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये भी पूछ सकता है कि आलमगीरपुर वो किस ज़िले में है, तो वो है मेरठ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। ठीक है, अब और क्या बन सकता है यहाँ से कि ये मांदा, ठीक है, मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे बसा था। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी, मांदा। ठीक है, उसके बाद ये पूछ देगा कि दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद वो किस नदी के किनारे बसा था, तो वो बसा था कौन सी? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो एक क्वेश्चन, मतलब ये इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो चारों जो जगह का नाम दिया है, ये मान लीजिए ये ऐसे एक मैप पे अगर ऐसे दिया देखा जाए, ठीक है, ये मान लीजिए पूरे मैप में ये सिंधु सभ्यता का स्थल यहाँ 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 खोजा गया है, यहाँ यहाँ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे पूर्वी छोर पे कौन सा स्थल है, या फिर पूछ सकता है कि सबसे पश्चिमी स्थल पे कौन सा स्थल है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि सबसे उत्तर में जो स्थल मिला है वो कौन सा है, या फिर सबसे दक्षिण में जो स्थल मिला है वो कौन सा है। ठीक है, तो उसका भी उत्तर आपको इसी लाइन से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस उत्तर में इसमें क्या दिखा है कि देखिए सबसे पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे सुतका गेडोर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पश्चिम में कौन सा स्थल है? ये है सुतका गेडोर। ठीक है, ये कहाँ पे है? पश्चिम में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या दिया है, पूर्वी पूरा स्थल हिड्डन नदी के किनारे आलमगीर, यानी कि सबसे पूरब में हमें क्या मिला है? वो मिला है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ओके, उसके बाद सबसे उत्तरी पूरा स्थल, उत्तरी पूरा स्थल कौन सी है? चिनाब नदी पे अभी हमने पढ़ा है, वो है मांदा। ठीक है, मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिण में कौन सा मिला है? सबसे दक्षिण में है दाइमाबाद। ठीक है, ये दाइमाबाद, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो आपको ये याद रखना है इसमें, इस लाइन से सोचिए कितना एक क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन से, बहुत क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, दास नदी के किनारे सुतका गेडोर, हिड्डन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। ठीक है, उसके बाद चिनाब नदी पे है मांदा, और गोदावरी नदी पे है दाइमाबाद। ठीक है, ये हो गया। सबसे पूरब में क्या है? पूरब में है ये आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर। ठीक है, पश्चिम में है सुतका गेडोर। ठीक है, उत्तर में कौन सा है? उत्तर में है मांदा। ठीक है, और दक्षिण में है दाइमाबाद। ठीक है, इतने क्वेश्चन इस लाइन से बन सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले लाइन पे। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि सिंधु सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी, तो वो थी नगरीय सभ्यता। ठीक है, नगरीय। उसके बाद सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जितने भी साइट मिले हमें, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें से कौन सी ऐसी पहली जो स्थल है जिसे विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है, तो उसका उत्तर क्या होगा? वो होगा धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। इसे सबसे पहली बार, ठीक है, यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ से। अगला चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, ये लाइन सूची क्यों इंपॉर्टेंट है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, क्योंकि आप अगर भारत के नक्शे को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंधु नदी बह रही है तो यहीं पे सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, जो त्रिभुजाकार आकार में मिला हुआ है। तो कुछ स्थल जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चले गए पाकिस्तान में, कुछ स्थल। ठीक है, उसके बाद कुछ स्थल भारत में बच गए। तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, फिर यहाँ पे राजस्थान है, गुजरात है। तो पूछ सकता है कि कौन से राज्य में सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं। ठीक है,
हड़प्पा संस्कृति की, तो उसका उत्तर क्या होगा, वो होगा गुजरात। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नोट में क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी में जो स्थल मिला है उसमें सबसे बड़ा एरिया कौन कवर किया है, तो वो कवर किया है मोहनजोदड़ो ने। ठीक है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। फिर वही बात हो गया ना, जो आज़ादी के बाद जो देश में चला गया पाकिस्तान में, उसमें मोहनजोदड़ो भी चला गया, वो पाकिस्तान में ही है। और जो भारत में रह गए जो स्थल, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, उसमें सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। ठीक है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। और ये राखीगढ़ी है कहाँ पे, ये है प्रेजेंट टाइम में हमारे राज्य हरियाणा में। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। ठीक है, और सिर्फ ऐसे ही पूछ दे नॉर्मली कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। तो आप ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि उसमें भारत डाल रहा है या फिर सिंपली पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो ये दो उत्तर यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, वो की थी सूरज भान ने। ठीक है, 1963 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे ये देखते हैं, लोथल एवं सुतकोतदा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आपको दे देगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था और 4-5 नाम दे देगा, उसमें से आपको किस पे लगाना है सही, लोथल। ठीक है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, चलिए यहाँ मतलब ऑप्शन में आपको दोनों दोनों दे सकता है, लोथल भी ये भी, कोई एक ही देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो वही उत्तर सही होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। फिर आगे चलते हैं, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल में हुआ है, तो वो हुआ है कालीबंगन में। ठीक है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग, कालीबंगन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले लाइन पे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि जो सिंधु सभ्यता में स्नानागार मिला है वो कौन सी जगह से मिला है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन सही होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, ये मापन कोई जरूरी नहीं है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि स्नानागार कहाँ पे है, वो है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पे, मोहनजोदड़ो में। ओके, आगे चलते हैं, अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड यज्ञ देवी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि अग्निकुंड वो सिंधु सभ्यता में कहाँ पे मिले हैं, तो ऑप्शन में या तो लोथल होगा या तो कालीबंगन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों इसमें से जो भी हो उस पर आप टिक लगाइएगा। ठीक है, अग्निकुंड। ओके, अगला लाइन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, देखिए इस लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, आपको दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है उसमें इनमें से कौन सा पशु या जानवर नहीं है, कौन सा जानवर नहीं है। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा है। ठीक है, तो ये 3 नाम देगा आपको ऑप्शन में और कोई इनमें से एक नाम ना दे करके नॉर्मली किसी जानवर का नाम डाल देगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि मोहनजोदड़ो से जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है उसमें 4 जानवर है, एक है हाथी, ठीक है, एक है गैंडा, एक है चीता और एक है भैंसा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन में आपको दूसरा मिलता है तो वो ऑप्शन में यानी कि सही वो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला लाइन से, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, तांबा, सोना, मतलब कुछ भी,
तो उसमें क्या ऑप्शन रहेगा, उसमें ऑप्शन सही रहेगा कांस्य से बनी हुई है वो, ठीक है। नर्तकी की मूर्ति जो है वो है कांस्य से बनी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है, ठीक है। दोस्तों ये लाइन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिले हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ पे थे, तो ऑप्शन में या तो लोथल होगा या तो चंदहुदड़ो होगा, ठीक है। दोनों में से जो भी होगा वही सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, ऑप्शन में अगर पूछेगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा अगर कि कौन सी सभ्यता ने सबसे पहले लिखित यानी कि लेखन कला की प्रणाली विकसित की थी, वो कौन सी सभ्यता थी, तो ऑप्शन में जो भी सभ्यता नाम दिया होगा उसमें से सही होगा सुमेरिया, ठीक है। कौन सा, सुमेरिया, सुमेरिया, ठीक है, सुमेरिया सभ्यता। उसके बाद घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसा कौन सा नगर है सिंधु सभ्यता में जहाँ पे घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो उसका उत्तर होगा लोथल, ठीक है। लोथल वही जो गुजरात में है, ठीक है, लोथल में, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिट्टी से बने हल का साच वनवाली से मिला हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि मिट्टी से बने हल का साच हमें कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है वनमाली में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बट आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था कि जो है कोल्डिहवा, ठीक है, जो कि यूपी में है, वहाँ पे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो वो जो है वो पूरा होल मतलब पूरे वो भारत की बात कर रहा है, ठीक है, कि पूरे भारत में सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो वो मिले थे कोल्डिहवा में जो कि है यूपी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है जितने भी, उसमें जो है सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो वो मिले हैं कहाँ पे, लोथल में, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर याद रहे। पूरे भारत में कहाँ पे, कोल्डिहवा में जो कि यूपी में है, और सिर्फ सिंधु सभ्यता के बारे में पूछे तो वहाँ पे लोथल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लाइन क्या है, सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई कितनी थी, ठीक है। ऑप्शन में आ जाएगा 16, 14, 8, 7, कुछ भी, तो उसमें से सही क्या होगा, 16, ठीक है, 16 के अनुपात में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, वो किस नदी के किनारे रहा है और उसकी खोज किसने किया है, ठीक है, और वर्तमान उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसमें से हम ये सब पढ़ेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से आपको कुछ ही है, 3-4 ही जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, 3-4 या 5 ऐसे ही है, ठीक है। चलिए इसको लाइन से हम देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा स्थल, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि हड़प्पा स्थल कहाँ पे है, वो है रावी नदी के किनारे, ठीक है। और वर्तमान में उसकी स्थिति कहाँ पे है, तो वो वर्तमान में है पाकिस्तान में है, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है, जो हड़प्पा जो स्थल है सिंधु सभ्यता का, वो इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है, जिसकी खोज किए थे दयाराम साहनी ने। ये इन लोगों के साथ में थे, मेन थे कौन, दयाराम साहनी, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये कौन सी नदी के किनारे था, ये था ये सिंधु नदी के किनारे,
ठीक है, जो कि ये भी अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसके मेन जो थे वो कौन थे खोजने वाले, वो थे राखल दास बनर्जी जी थे। ठीक है, ओके, चलिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा चंदहुदड़ो। ठीक है, चंदहुदड़ो भी, ये भी कौन सी नदी के किनारे है, ये भी है सिंध नदी के किनारे। ठीक है, सिंध नदी के, और ये भी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। ठीक है, यानी कि आप अगर देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्थल है सिंधु सभ्यता के, वो तीनों जो है चले गए हैं कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो चंदहुदड़ो है, इसको खोजे थे कौन, मैके ने। ठीक है, मैके ने। ओके, अब अगला चलते हैं, 4 नंबर पे है काली बंगन। ठीक है, ये जो है वो है घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के, घग्गर नदी के। ये प्रेजेंट टाइम में ये है राजस्थान में, यानी कि अपने भारत में है ये। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, ये किए थे अमलानंद घोष ने। ठीक है, 1951 में। ठीक है, ये पीछे के नाम आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, ओके, फिर आगे चलते हैं, कोट दीजी। कोट दीजी, ठीक है, ये कौन से किनारे है नदी के, वो है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंध प्रांत में है ये, यानी कि ये भी चला गया कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है, इसकी खोज किए थे फजल अहमद ने। कौन किया था, फजल अहमद ने। उसके बाद है रंगपुर। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे है, ये है मादर नदी के किनारे। ठीक है, रंगपुर कहाँ पे है, मादर नदी के किनारे। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, ये है गुजरात में। ठीक है, इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव जी। ठीक है, रंगनाथ राव जी। उसके बाद है रोपड़। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे है, ये है सतलज। ये कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, ये है भारत के पंजाब राज्य में। इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा जी। ठीक है, रोपड़ जो है सतलज के किनारे है। ठीक है, जो कि पंजाब में है, और यज्ञदत्त शर्मा जी इसके खोज करता है। उसके बाद है लोथल। ठीक है, जो हम बार बार हमारे इसमें आ रहा है लोथल। ये कहाँ पे है, ये है भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव जी। ठीक है, रंगनाथ राव जी। उसके बाद 9वें नंबर पे है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, जो कि है हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के, हिंडन। ठीक है, हिंडन। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है, ये है मेरठ ज़िले में। इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा जी, वही जो यहाँ पे रोपड़ में रोपड़ को खोजे हैं। ठीक है, वही यहाँ पे भी इसको आलमगीरपुर को भी खोजे हैं वो। उसके बाद कौन सा है, सुतकांग गेडोर। सुतकांग गेडोर, ये है दास की नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, दास। ये भी प्रेजेंट टाइम में चला गया है कहाँ पे, पाकिस्तान में पड़ता है अभी। इसको किसने खोजा था, इसको खोजे थे आर.एल. स्टाइन ने। ठीक है, यानी कि विदेशी एक। ठीक है, उसके बाद बनमाली। ठीक है, बनमाली जो है इसकी, ये कौन सी नदी के किनारे है, ये है रंगोई नदी के किनारे। कौन सी, रंगोई नदी के, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में है। कौन से जिले में, कौन से राज्य में, हरियाणा में। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। उसके बाद है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा को लूनी नदी के किनारे स्थित पाया गया है। कौन सी नदी के, लूनी नदी के, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में बहता है। मतलब ये तो वहाँ पे बहता है ये नदी, लूनी नदी, और ये गुजरात के किनारे जो है लूनी, वहाँ पे धौलावीरा बसा हुआ है। इसके खोज करता है जेपी जोशी जी। जेपी जोशी जी। ये सन उन आपको नहीं याद करना है कि कौन से सन में, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, सन नहीं पूछता है। ठीक है, उसके बाद सोतकाह। सोतकाह, ठीक है, सोतकाह जो स्थल है वो है सादी कौर नदी के किनारे। कौन सी नदी के, सादी कौर नदी के, जो प्रेजेंट टाइम में बलूचिस्तान में है, जो कि भारत में नहीं है अब। इसकी खोज करता है जॉर्ज डेल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे इतने स्थल, 13 स्थल को हमने देखा। ठीक है, इसमें से कुछ स्थल जो है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हमें सिर्फ नॉर्मली जानना है उसके बारे में। ठीक है, और कौन उसको खोजा है, किस नदी के किनारे है, ये हमें जानना है। बट जब एग्जाम में आपको मतलब जाना हो तो आप 2 4 5 जो ऐसे नाम है उस पर आप ज़्यादा फोकस करके जाइएगा। ठीक है, उसमें से पहला है नो डाउट हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। ये दोनों हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है काली बंगन। ठीक है, काली बंगन। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका ये 8वां नंबर, लोथल। ठीक है, लोथल। उसके बाद 9वें नंबर पर आलमगीरपुर, यानी कि जो है हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर। उसके बाद कौन सा है, धौलावीरा।
ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, आठवां, नौवां और 12वां। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 13 में 6 ऐसे हैं, ये तो आपको सब पता होना ही चाहिए। ठीक है, कि कौन सी नदी के किनारे हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पे है और उसके उत्खननकर्ता कौन रहे हैं। ठीक है, 6 ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर याद कर लो तो ये सो फार सो गुड है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपी से हैं, ठीक है, तो यूपी में एक स्थल है, ये यहाँ पे आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अब अगले पेज पे। यहाँ पे क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ये हटा दीजिए आप। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से है। कौन से शब्द का? मेलुहा। ठीक है, ये आप बस ऐसे नॉर्मली जानिए, बट ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, जानकारी के लिए आप जान रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, ये भी बस जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। ठीक है, वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, वणिक वर्ग। उसके बाद पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था, तो वो कहा था पिग्गट ने। किसने? पिग्गट ने। पिग्गट ने। ठीक है, चलिए उसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। उसके बाद वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे वनडे एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि कौन सी वस्तुएं हमारे सिंधु सभ्यता में कहाँ से मंगाई जाती थी। ठीक है, कौन सी वस्तुएं कहाँ से मंगाई जाती थी, ये हमारा चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तांबा कहाँ से आता था? वो आता था खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। ठीक है, तांबा। ठीक है, उसके बाद ये चांदी कहाँ से आता था? चांदी आता था अफगानिस्तान से और ईरान से आता था। ठीक है, चांदी। और सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक से, यानी कि अपने भारत में वहाँ से आता था। उसके बाद अफगानिस्तान से और ईरान से आता था। ठीक है, उसके बाद है टीन। टीन कहाँ से आता था? वो अफगानिस्तान से और ईरान से। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान और ईरान से क्या क्या आ रहा था? चांदी आ रहा था और टीन आ रहा था, दो चीज़ वहाँ से आ रहा था। ठीक है, उसके बाद सौराष्ट्र से क्या आ रहा था? वो गोमेद आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मेसोपोटामिया से आ रहा था लाजवर्थ। ठीक है, और ईरान से सीसा। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है। ठीक है, इसमें भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है? वो है बस 2 ही 3 चीज़। वो है पहला तांबा, फिर उसके बाद है चांदी। ठीक है, उसके बाद है ये गोमेद, उसके बाद है सीसा। ठीक है, यही 3 चीज़ है। ओके, मतलब 4। ठीक है, अगर आप बाकी याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये 4 तो याद करना ही करना है। ठीक है, बिल्कुल। तांबा, चांदी, गोमेद और सीसा के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले लाइन पे। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्वास्तिक चिन्ह का मतलब शुरुआत कब से है, आपको दे देगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, मतलब गुप्त काल, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है स्वास्तिक चिन्ह जो है वो है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से स्वरूपोपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, किसे कौन सा जानवर पूजनीय था? वो था कुबड़ वाला सांड, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुबड़ वाला सांड पूजनीय था, बस आप जान सकते हैं इसको। स्त्री स्त्री मृण मूर्तियाँ, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, मातृ सत्तात्मक। ठीक है, तो ये आप जान सकते हैं बस कि
सिंधु सभ्यता क्या था, वो था मात्र सत्तात्मक। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि मतलब वो ऑप्शन बनाएगा कैसे बनाएगा, सोचिए। ठीक है, तो वनडे एग्जाम में तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, वनडे एग्जाम में कोई चांस नहीं है कि ये क्वेश्चन बन के आए। ठीक है, संधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। संधववासी संधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मनोरंजन के लिए संधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये भी वनडे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वो कैसे बनेगा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो निचला, मतलब कौन सा निचला शहर है जो किले से घिरा हुआ है। ठीक है, किले से घिरा घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का ये सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर है जो निचला होते हुए भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन। उसके बाद ये यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अगर खेत जोते जाने और अग्नि पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो उसका भी उत्तर होगा कालीबंगन से। ठीक है, कालीबंगन से। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, ये भी वनडे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, उसके बाद शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, यानी कि जो भी सिंधु सभ्यता थी उसमें कुछ कुछ जगहों पे जो आदमी मर जाते थे उनको दफना दिया जाता था, और कुछ कुछ जगहों पे जो मरते थे उनको जलाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ पे शवों को दफनाते थे, तो वो होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल था जहाँ पे शवों को जलाने की प्रथा थी, तो उसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ध्यान रहे, दफनाते थे कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में, और जलाते थे कहाँ पे, वो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए अगला उसके बाद आगे कौन सा लाइन है, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे, मतलब ये दोस्तों यहाँ पे ये जो लाइन है ये एग्जाम में नहीं, अभी ये मतलब ये एग्जाम में नहीं आ सकता ये। ठीक है, क्योंकि बन ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि लोथल और कालीबंगन के अलावा भी कई जगह है जहाँ पे युग्म समाधियाँ मिली है। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन पाएगा। उसके बाद सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ठीक है, इसमें अभी मतलब खोज अभी चलता रहता है कि कौन सा मेन वजह था जिससे सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था, तो इसका ये मतलब फिक्स अभी नहीं हो पाया है सही से। ठीक है, बाढ़ सबसे ज़्यादा माना जाता है बट अभी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी नहीं हो सकता। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा उसे कहा जाता है जो बर्तन आग में पक चुका होता है। ठीक है, बट ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अब इससे आगे बढ़ाने पे वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, और हमारा कोशिश रहा है कि हम वीडियो छोटा से छोटा बनाएं, लेकिन वीडियो फिर भी 40 मिनट तक का हो जा रहा है लगभग। तो हम चाहेंगे अब अगला वीडियो आपको मतलब दूसरा बना के दें जिसमें हम कवर करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, और उसके आगे के महाजनपद वगैरह। ठीक है, तो डिटेल्स में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि इस वीडियो के बाद आपको फिर लुसेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता से। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।